हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग दर्पण तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं, जो क्वेश्चन्स हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे इसमें एक पहला क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन हम लेंगे, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को लगाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें अभी हम लोग पहले बहुत आसान 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें लिखा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, तो हमको दिया है, त्रिज्या दिया है 1 मीटर और हमसे पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी हम पता करते हैं, एफ हमको निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है, या अगर दूसरी तरह देखें, जो f होता है वो r का क्या होता है, हमारा आधा होता है। तो हम लोग क्या कर लें, r की जगह पे कितना रख लें, r की जगह पे 1/2। अगर सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 मीटर, सेंटीमीटर में बदल दें तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस हमको ये फॉर्मूला याद हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली रख लेंगे। ये फॉर्मूला का एक रिलेशन है कि जो हमारा f होता है वो वक्रता त्रिज्या के, यानी जो सेंटर ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। तो बस ये बहुत सिंपल है, तो इसको कर लेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन, अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जैसे कहे कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी, अगर इस ये क्वेश्चन दे दें, ये भी बहुत ईजी है, सेम वैसे ही है। इसमें उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 25, यानी जो हमको आर दिया है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फोकस दूरी निकालने के लिए हमसे बोल रहा है कि फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी, फिर वही हमको फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी क्या होता है हमारा, r/2 होता है। r को की जगह आप कितनी वैल्यू रख दें, 25/2 कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। एक बात इसमें अगर हम बताएं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर दिया था क्या था हमारा, अवतल दर्पण, यहाँ था उत्तल दर्पण, तो इसको हम निकाल रहे थे तो फोकस दूरी आ रहा था। हम इसमें उसका केवल फोकस दूरी, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर उसमें साइन के साथ भी अगर हम इसको लेते हैं, अगर इसमें हम साइन भी देखते, चिन्ह भी देखते, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो फोकस दूरी होता है अवतल के लिए फोकस दूरी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। और उत्तल के लिए जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है। ये हम लोग पहले से पढ़े हैं और इसको हम लोग देखे भी थे कि ये कैसे पॉजिटिव होता है, क्यों निगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन जब पढ़े थे तो इसको बताया गया था। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार देख लें, बहुत आसान है। बस ये रिलेशन हमको पता रखना है कि जो एफ होता है वो r/2 के बराबर होता है और r की वैल्यू रखते हैं तो ये वहां से निकल जाता है। अगर हम उसके बाद से एक क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है जैसे कि एक क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, लिखते हैं इसको कर लेंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन बात करें, जैसे एक थर्ड इसमें क्वेश्चन ने कह रहा है एक अवतल दर्पण 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु का 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाता है। उत्पन्न आवर्धन कितना होगा, क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैसे करना है उसमें थोड़ा देखते हैं। क्या क्या दिया गया है इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण में किसकी बात कर रहा है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु का, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाता है, यानी इमेज कितने का मतलब इमेज फॉर्मेशन कितने हाइट का हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज का हाइट है, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हम तो कह रहा है कि आवर्धन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों दिया है, लिख लिए, इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक। अब क्या करना है, हम उससे कह रहे हैं कि उसका आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन हम लोग पढ़े थे कि जो आवर्धन होता है m, वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आवर्धन बोल रहे थे।
यानी आवर्धन ये बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है। तो रख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, कितना दिया है हमारा 10 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 2, तो यहाँ रखें कितना आ गया 5, यानी m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें प्रतिबिंब के नेचर के बारे में नहीं पूछा है। अगर प्रतिबिंब का नेचर हमारा क्या हो गया, इसका आवर्धन निकल गया, केवल इसमें आवर्धन पूछा था तो हम इसका आवर्धन बता दिए कितना आवर्धन होगा। इसमें ना प्रकृति के बारे में नहीं पूछा था। अभी वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें हमसे आवर्धन भी पूछेगा, उसमें कहेगा कि उसकी प्रकृति बताइए। तो हम लोग जब याद होगा कि जब हम लोग आवर्धन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि आवर्धन प्रतिबिंब के जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति को भी बताता है। तो ये आवर्धन निकल गया है, तो यहाँ से हम उसकी प्रकृति के बारे में भी बता सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा अभी आगे, तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तब तक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको देख लें अपना, इसको कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है जो अभी आज बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है और उसकी ऊंचाई भी पूछ रहा है। इतनी चीजें पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे इसको? तो एक बार इसको खुद से ट्राई करें, देखें कैसे निकलेगा। हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन में पहले इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है वस्तु का आकार दिया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी भी दिया है, तो फोकस दूरी भी दिया हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो फोकस दूरी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है से दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है किसको, वस्तु को, यानी जो वस्तु की जो दूरी है वो भी दिया गया है कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी नेगेटिव में होता है, वस्तु की दूरी को भी हम नेगेटिव में रखते हैं। फिर कह रहा है कि रखा गया है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे v निकालना है। पहली बात कह रहा है प्रकृति बताइए कि वो कैसा है, आभासी, उल्टा, सीधा, किस तरह का बन रहा है वो पता करना है। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई पता करना है, यानी HI भी हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम बात कर लेते हैं कि HI भी हमको क्या करना है, निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले अगर हम v निकालें तो v निकालने का बहुत आसान तरीका है, दर्पण सूत्र का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो दर्पण सूत्र यूज कर लें। तो हमारा जो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र से मिरर फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं जो दिया गया है। f की जगह पर कितना दिया है हमारा, f की जगह पर -15 = 1/v निकालना है, प्लस 1/u की जगह पे -25। इसको इधर लेके आएंगे तो ये -1/15 प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25 = 1/v, ये हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करें तो इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का जो एलसीएम होता है 75, तो यहाँ 75 हो जाएगा। सॉरी ये यहाँ पे, हाँ ये धरेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -5, और प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टाइम में डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 3 = कितना 1/v। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा -2, ये बहुत ईजी है, कर लेंगे। 75 = 1/v, तो v = क्या हमारा हो जाएगा 75/2 माइनस में इसको चेंज कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर माइनस में, यानी जो v की वैल्यू है वो कितनी आ गई -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिख रहा होगा नीचे तक, यहाँ तक। तो v का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, यानी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण से कितना दूर बनेगा 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई इतना, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा समझ लें कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े भी थे, एक बार क्लियर भी हो जाएगा। और इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, ये इसकी फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि दर्पण उससे 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखा है, यानी यहाँ से कितना दूर वस्तु को रखा है, ये 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को यहाँ रखा गया, ठीक है, वस्तु को यहाँ रखा गया, ठीक। और ये इसका फोकस दूरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र भी होगा, ठीक। और वक्रता केंद्र कितने दूर पे होगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं उसका 2 गुना होता है। और वस्तु कितना दूर पर रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर वस्तु रखा गया है। तो बस ऐसे समझा रहे हैं कि इसको समझ ले, देखें कि ये कहाँ पर ये दिखाई देगा हमको ये वस्तु। तो यहाँ पर जब हम जानते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा जाता है तो उसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र के इधर बनेगा, यानी कहीं इधर बनेगा यहाँ पर। और वस्तु कैसा बनता है, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब इधर रहता है वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। कितना दूर बन रहा है 37, यानी ये जो बन रहा है इमेज, ये यहाँ से कितना दूर पर बनेगा 37.5 सेंटीमीटर। चूंकि इधर बन रहा है इसीलिए बस वो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो ये भी समझ सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितना दूर बनेगा -37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, किससे, हमारे अवतल दर्पण से। प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति यहाँ से बता भी सकते हैं कि इसको ऐसे बना के बता सकते हैं कि जो प्रकृति है वो कैसा है। अगर प्रकृति की बात कर लें तो प्रकृति कैसा है हमारा,
जो हमारा इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा है और वास्तविक है, मतलब वास्तविक और उल्टा है, और वस्तु से बड़ा ही बनेगा। अभी हम लोग m निकाल के भी देख लेते हैं। m निकालेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा इसकी प्रकृति क्या है। चलो पहले m निकाल लेते हैं, ऐसे ही पता चल रहा है लेकिन हम लोग m निकाल के देखते हैं। तो m कैसे निकालते हैं? m इक्वल टू क्या होता है हमारा, hi अपन ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको एक और फॉर्मूला होता है माइनस v अपन u। तो हमको hi और ho तो दिया नहीं गया, यानी केवल एक ही दिया है, तो हम लोग m निकालने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो सकता है, माना वाइल v अपन u, तो रख लें यहाँ पे v की जगह क्या रख लें, v हमारा कितना है, v अभी निकालें कितना, 37.5, तो ये हमारा हो जाएगा 37.5, ये माइनस में था और एक माइनस पहले से है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले से एक माइनस है यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और u कितना है, u हमारा माइनस कितना है, -25, तो m कितना आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा प्लस 37.5, और फिर भी आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में, ये कितना आ जाएगा 25, इतना ही आएगा, इतना तो क्लियर होगा। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको m निकाल लेना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जब इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.5 माइनस में, यानी m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया -1.5, ये m की वैल्यू। और m क्या है, आवर्धन है। एक्चुअल में इसमें आवर्धन डायरेक्ट नहीं पूछा था, लेकिन हम लोग आवर्धन यहाँ निकाल रहे हैं। अब देखो आवर्धन आया है, आवर्धन हमारा क्या है, अगर यहाँ से देखें तो हमारा जो आवर्धन है, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 1 से क्या है, बड़ा ही तो आया है, ये 1.5। अगर केवल इसका साइन ना देखें तो जो m है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, और जब m 1 से बड़ा होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। एक बात ये क्लियर हो गया। और दूसरी चीज यहाँ देख रहे हैं कि m का मान अगर हम निकाले हैं तो किस में आया है, m का मान निगेटिव आया है, और हम लोग पढ़े थे कि m का मान जब निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। हम m निकाल लिए तो यहाँ से प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में हमको क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज और, अब हमसे कह रहा है कि क्या निकालिए, एक चीज और, प्रकृति निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी, जो इमेज बना है उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, तो उसको निकाल लेते हैं। इसको इधर हमको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा रहे हैं इधर। यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, उसका ऊंचाई निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि m इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं इसी का यूज कर लेते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, hi अपन ho। ठीक है, m का मान कितना निकाल चुके हैं, m का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1.5, तो 1.5 यहाँ पे आया है, और hi हमको क्या करना है, निकालना है। और ho कितना हम लोग ho दिया था, कितना दिया था, यहाँ पे देखें ho कितना, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या रख दें, 4। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ये तो निगेटिव में था, तो निगेटिव। अब क्या कर लेते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु यहाँ रखा गया था कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। चूंकि ऊपर जो रखा जाता है उसको पॉजिटिव, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, प्लस। और जो इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो इसको इसमें इसका आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो देखो इसका आंसर नेगेटिव में आ ही रहा है। ठीक है, खुद से देखें कि वस्तु था 4 सेंटीमीटर का और प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर का बना, 6 सेंटीमीटर का। तो जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है कितना गुना बड़ा है, तो m वही बताता है। m कितना आया है हमारा 1.5, m कितना हमारा 1.5। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा। देख रहे हैं ये 4 है, तो ये कितना है, 6 है। तो यही निकालना था, ये निकल गया। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे हमको आवर्धन थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आवर्धन का मतलब क्या है, तो इसको देख लें और इसको बना लें। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है और इसको ट्राई कर सकते हैं, वीडियो रोकें फिर ट्राई करें, फिर से अपना आंसर मैच करें। क्या करेंगे, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो दिया है, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है एक फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये कौन सा दर्पण है, अवतल, इसलिए फोकस दूरी क्या हो गया, नेगेटिव भी दिया है। वस्तु की दूरी भी दिया है, यू भी दिया है, यू कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की दूरी होती है उसको हमेशा किस में लेते हैं हम, नेगेटिव में। दो चीज़ें मिल गई। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, यानी v हमको क्या करना है, निकालना है। और फिर हमको क्या करना है, आवर्धन भी हमको क्या करना है, निकालना है। ये तो बहुत आसान है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किए थे एक बार, अगर यहाँ बताएं, बहुत आसान है। v को निकालना है तो कौन सा क्या लगा, दर्पण सूत्र। देखो इन तीनों का रिलेशन हमको जिसमें है उसको लगाए, क्योंकि f दिया है, u दिया है, v पता करना है। सिंपल है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह कितना रख लें, -12,
वी की जगह कितना रख लें, पता नहीं है, और यू की जगह पे -18, इधर इसको लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो 1/-12 प्लस 1/18 इक्वल टू 1/v। सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको देखो क्या किया गया, कुछ भी नहीं, सारे जो भी वैल्यू था इन सबके सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ से पढ़े और लिख लिए क्या क्या दिया गया, और फिर ये यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग दर्पण सूत्र का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दर्पण सूत्र का यूज किए। दर्पण सूत्र ये होता है, मिरर फार्मूला होता है, मिरर मतलब ये एफ वी और यू में रिलेशन होता है, यहाँ सबको रखें और फिर से इसमें जो भी वैल्यू था उसको यहाँ पुट किए, फिर ये आया, अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम हमारा 36 है, और इसको इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 1/v, ये कितना आ जाएगा -1/36 इक्वल टू कितना 1/v। अगर v निकालना हो तो कितना हो जाएगा -36 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितना दूर बनेगा, 36 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो जब 36 सेंटीमीटर दूर बनेगा तो इसका मतलब क्या है, दर्पण से आगे ही प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, ये भी इससे क्लियर है, दर्पण से आगे, पीछे नहीं बनेगा, दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा। बस ये ऐसा ही लिख दे रहे हैं ताकि कुछ क्लियर हो, प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, वो कैसा होता है, निगेटिव, थी निगेटिव आ भी रहा है। अब क्या कर रहा है हमसे, उसका क्या निकालिए, आवर्धन, तो आवर्धन निकालने के लिए बताए हैं, फॉर्मूला याद हो बस, m इक्वल टू -v/u, ये भी फॉर्मूले में होता है, और m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई भी होता है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि हमको ये वैल्यू पता है, इसके बारे में नहीं पता है, तो इसको यूज करेंगे। तो m निकाल लें, m v की जगह कितना रख लें, v अभी निकालेंगे, कितना आया है -36, और वस्तु कितना है हमारा -18, और m इसमें पहले से एक माइनस होता है यहाँ पे, इसको भी याद रखेंगे, यहाँ पे एक माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी ये -2 आ गया, m का मान कितना आ गया -2। यहाँ से एक चीज क्लियर है कि m का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, m का मान निगेटिव आ रहा है। m का मान निगेटिव आता है तो ये क्या बताता है, कई बार बार इसका बार बार रिविजन करा रहा है कि m का मान जब निगेटिव आएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। और यहाँ पे देखिए अगर m का मैग्नीट्यूड देखें तो ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, किससे, वस्तु से। तो ये बातें हैं, तो बस यही क्वेश्चन था। इसमें यहाँ से हमको केवल आवर्धन निकालने के लिए पूछा था, ये इसमें नहीं पूछा था, बस हम ये अलग से ऐसा बता रहे हैं, बार बार इसको याद रखें कि ऐसा होता है। और तो इसको नोट कर लें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद। अब क्वेश्चन जो है वो बहुत कठिन नहीं है, बस उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगने लगेगा। अभी मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कहे कि यदि m बराबर -2 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रकृति क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, केवल इसमें m दिया है, m कितना दिया है -2, इसी को देख के हमको बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। m बताता भी है प्रकृति को, आवर्धन है, तो पता कर ले। पहले तो यहाँ पता करें कि m का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 से बड़ा है, माइनस में नहीं, माइनस को नहीं लेते मैग्नीट्यूड में, इसका परिमाण की ओर बात कर रहे हैं, 1 से क्या है परिमाण, केवल अंक को देखें तो हमारा m क्या है, 1 से बड़ा है। जब m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, एक चीज ये हो गया। दूसरी बात कि जो m का मान है, अब पॉजिटिव निगेटिव देखें, m का मान किसमें दिया है, निगेटिव में, तो निगेटिव है, और जब m का मान निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। बस ये इसका हो गया सलूशन, ये इसका सलूशन है, इजी है, केवल m का मान दिया था और m का मान से हम ये दो चीजें लिख के और ये पता कर लिए कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो ट्राई करें एक बार इसको खुद से, और क्वेश्चन लेते हैं। इजी है ये भी क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करें एक बार। देखो क्या अवतल दर्पण से आवर्धन कितना दिया है, m का मान दिया है -4, एक चीज ये दे दिया है, वस्तु की दूरी दे दिया है, u दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा किसमें, निगेटिव। कर रहा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात की, यानी v ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र लगाएंगे तो दर्पण सूत्र में f भी चाहिए, इसमें f तो नहीं दिया है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। बस m का मान हम जानते हैं, m इक्वल टू होता है -v/u, ये भी तो होता है, रख लेते हैं m का मान कितना, m का मान -4 ये दिया है, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं ये आवर्धन बराबर इतना होता है, इतना आ गया। v की जगह कितना रख लें, नहीं पता है तो वैसे ही रहने देते हैं। u की जगह कितना रख लें, -10, माइनस माइनस कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कटा दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, -40 इक्वल टू क्या v, यानी v इक्वल टू कितना हो गया, -40
सेंटीमीटर, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना दूर बनेगा, 40 सेंटीमीटर। एक्चुअल में माइनस क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे बनेगा। और ये दर्पण है, ये अवतल, इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर ये दर्पण से इधर प्रतिबिंब बनेगा। इधर आता है तो नेगेटिव लेते हैं, और प्रकाश किरण के जाने की दिशा में इधर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनेगा इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब और भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको कर लें, मिटा रहे इसको हम, और क्वेश्चन की बात कर लें। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या क्या दिया है, अवतल दर्पण से फोकस दूरी दिया है, आवर्धन दिया है, और वस्तु की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्राई करें कैसे लगाएंगे। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें इस क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया है कितना, माइनस, अवतल दर्पण इसलिए माइनस हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। आवर्धन m का मान कितना दिया है, m का मान -3 दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है वस्तु की दूरी बताइए कितनी होगी, इतना ये चीज है। हमको इसमें वस्तु की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाएं। क्वेश्चन तो सब अच्छे थे, ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे इसको करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं f दिया है, m दिया है, और u पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि जब अगर v होता तो काम चल जाता, लेकिन v यहाँ पे नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले तो हमको v निकालना पड़ेगा, तभी ये सारा काम आगे बढ़ पाएगा। तो क्या करें, देखें m का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू होता है -v/u, ये होता है। m का मान कितना रख लें, -3, तो रख लिए -3। ठीक है, -3 रख लिए, ठीक। और v हमको नहीं पता है तो ऐसा रख लेते हैं। u कितना है, u भी नहीं पता है, और u हमेशा किस में आता है हमारा, नेगेटिव में, u को नेगेटिव में रख लेते हैं। और v भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, u भी कुछ नहीं पता है, और यही पता करने के लिए कह रहा है हमसे। ठीक है, तो इतना रख लेते हैं, इसको इसे काट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम v निकाल लें यहाँ से, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा -3u के बराबर। बस यही बस पुट करना है और इसी को सॉल्व करना है। v इक्वल टू क्या आ गया, -3u। और तो यहाँ पर ये इतना आ गया, ये ठीक है। अब इसके बाद से हम निकालते हैं, तो अगर दर्पण सूत्र का यूज करें तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो 1/f के जगह पे कितना है, f की जगह वैल्यू रख देते हैं। f की जगह पे हमारा -15 इक्वल टू v की जगह कितना आ गया, v की जगह पे आ गया हमारा -3u, और प्लस u पता नहीं है तो u को u ही रहने देते हैं, जो भी आए u देखा वही हमको काउंट मतलब निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया 1/15, और इक्वल टू इसका एलसीएम करें, दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 3u। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में ऊपर 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में तो ऊपर हमारा क्या 3। ठीक है, तो अब इसको करना है तो 1/15 इक्वल टू ये हमारा ऊपर सॉल्व करें तो हो जाएगा 2/3u। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको इधर ले जाएं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3u इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 2 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब u निकालना हो तो 30/-3 इधर चला जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -10, यानी u का मान कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा था क्या कि वस्तु की दूरी बताइए, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई हमारी, वस्तु की दूरी हमारी आ गई कितना -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ से अगर हमसे पूछता कि प्रतिबिंब की दूरी भी बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मान लो अगर इसमें पूछता कि वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति, जो भी, अगर इसी में हमको ये भी पूछ लेता कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो ये वस्तु की दूरी निकालें कितना आ जाए u = -10 सेंटीमीटर। अगर हम प्रतिबिंब के निकालना होता तो v एक हम रिलेशन हमको यहाँ मिला था, तो इसी में इसको ला के यहाँ रखते तो v कितना आ जाता, क्योंकि v = कितना यहाँ पे हम लोग निकाले थे -3u यहाँ पे। अब u की जगह कितना रख देते -10, तो v = कितना होता, पहले से माइनस था और इसके जगह कितना आता -10, तो v = कितना होता, मल्टीप्लाई करते तो +30 सेंटीमीटर। यही आया ना, माइनस मल्टीप्लाई होता तो प्लस। अब यहाँ पर v प्लस में आ गया, और यहाँ दिया था क्या हमारा अवतल दर्पण, यानी अगर अवतल दर्पण के लिए v प्लस आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह है अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण। और प्रतिबिंब अगर इधर बनता तो निगेटिव ही आता, प्रतिबिंब इधर बना है तभी वो क्या आया है पॉजिटिव, इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वही पॉजिटिव में आएगा, उसकी दूरी पॉजिटिव होगी, नहीं तो इधर जो बनेगा उसकी निगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है कहीं, कितना दूर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। एक ये बात क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर कब बनता है, जब वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, फोकस और ध्रुव के बीच में,
तो यहाँ पे देखें अगर एक बार यहाँ दिया फोकस दूरी कितना दिया है 15, तो यहाँ देखें ये सब चीज़ें इसमें ही हैं, बस उसको समझना है। फोकस दूरी कितना है 15, ये है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। वस्तु को कहाँ रखा गया था 10 सेंटीमीटर पे, आया ना बस 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से कितना दूर पे 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को यहाँ रखा गया। यह है फोकस, यह है पोल, और वस्तु को जब हम यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे ही तो बनता है, इसीलिए किसमें आया है पॉजिटिव में। सब चीज़ें है, अगर उसको समझते हैं तो बहुत क्लियर दिमाग में बात बैठ जाती है कि वस्तु को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करें, एक बार प्रैक्टिस करें अपने मन से भी, और भी क्वेश्चन बुक में दिए होंगे उसको प्रैक्टिस करें। तो हम लोग बात करते हैं अब इसमें आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखें कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण से बनाया जा सकता है, उत्तल से, समतल से, या इनमें से सभी से। तो सोचें और इसका आंसर बताएं कि क्या इसका आंसर क्या बताएंगे हम, कैसे इसको समझेंगे। किससे किससे जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो आभासी बनना चाहिए, और दूसरी बात वस्तु से क्या होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी कर लेते हैं। यह है अवतल, ठीक, और यह है हमारा उत्तल, और यह हमारा समतल। तीन दर्पण की बात यहाँ पे की गई है, तीनों दर्पण की बात की है। यह है अवतल, और यह है उत्तल कन्वेक्स, और यह है प्लेन समतल। तो पूछ रहा है कि पहली बात कि आभासी प्रतिबिंब, पहले तो हम ये पता करते हैं आभासी कौन कौन बनाता है। तो हम जानते हैं कि ये अगर वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, तो इससे प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा, आभासी, ठीक है। तो ये तो आभासी बना दिया, और ये तो हमेशा ही वस्तु, हमेशा ही प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है। ये भी आभासी बनाता है, और ये भी क्या बनाता है, ये तो हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन, समतल दर्पण। हम जानते हैं कि जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो सीधा भी होता है, एक्चुअल में अभी हम केवल आभासी बात करते हैं। तीनों आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो कह रहा है बस उसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी तो तीनों बना रहे हैं, अब बात आती है कि बड़ा कौन बनाता है। जो ये उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। क्या, प्रतिबिंब, हमेशा प्रतिबिंब छोटा होता है। और इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, वस्तु के हमेशा बराबर होता है। और बस यही है एक अवतल दर्पण, ये प्रतिबिंब को बड़ा छोटा उसके बराबर सब तरह के प्रतिबिंब को बनाता है। लेकिन यहाँ पर आभासी की जब बात हो रही है तो ये आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनाता है, वर्चुअल इमेज केवल एक कंडीशन में बनाता है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर। और जब प्रतिबिंब इधर बनता है तो वो आभासी तो है, और हम जानते हैं कि वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो आभासी और बड़ा की अगर बात होती है तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, केवल अवतल। ये हमेशा छोटा बनाता है, ये बराबर बनाता है, तो बड़ा में यही बचा, और यही बड़ा बनाता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। तो ये दोनों एक साथ, ये बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, हमारा अवतल दर्पण। तो ये क्वेश्चन था, इसको केवल एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं प्रतिबिंब के प्रकृति से लेके। तो इसको नोट कर लें और इस पर एक बार खुद से ट्राई करें। और भी इस तरह, मान लो कोई अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब को वस्तु के बराबर बनाता है, बराबर, तो बराबर कहोगे कि ये तो समतल दर्पण बराबर बनाता है, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। समतल केवल बराबर पूछा है, तो बराबर तो ये भी बनाता है और बराबर ये भी बनाता है, ये भी तो बराबर बनाता है कि अगर हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब उसी वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर बनता है। इसमें उल्टा सीधा आभासी तो पूछा नहीं था, केवल बराबर पूछा था, तो बराबर ये भी बनाता है, बराबर ये भी बनाता है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ें और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन ना रखें, थोड़ा उसको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखें, बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अभी यहीं पे बना हुआ है, इसको खुद से देखें, ये भी आभासी बनाता है, ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये तो सब बनाता है, ये तो आभासी और हमारा वास्तविक दोनों बनाता है, लेकिन ये केवल आभासी बनाता है, ये केवल आभासी बनाता है। इसमें से कह रहा है कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो समतल तो बनाता ही है, अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है, तो ये तीनों तो नहीं सही होंगे। कह रहा है नहीं बनाता, ये तो बनाते हैं। फिर इसमें बोल रहा है इनमें से सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये इनमें से ये जो दिया गया है ये सब क्या है, सब आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया जाए यहाँ पे, एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले, इसको इधर मिटाया जाए। एक क्वेश्चन है, जो भी हो, नंबर हमें ऐसे नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, एक नंबर तो पता नहीं भूल गए हम लोग। कह रहा है समतल दर्पण एक किरण अविलंब आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। कह रहा है कि समतल दर्पण पर, समतल
दर्पण पर एक किरण अविलंबवत आपतित हो रही है, आपतित हो रही है। परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें। हम चलो इसको नंबर 1, अब यहाँ से नंबर 1 मान लेते हैं। चलो ऐसे ही, ये एक, अगर ये हमारा है 0 डिग्री, बी इसमें ऑप्शन 90 डिग्री, सी है परावर्तित नहीं होगी, परावर्तित नहीं होगी। ऑप्शन तीसरा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा खुद से सोचें, तब तक एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? इसका अगर हम लोग ऑप्शन लिख लें कि ए होगा -1, बी +1, सी -2, डी अनंत। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि समतल दर्पण से जो आवर्धन होता है वो कितना होता है। ये क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले बात कर लें, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ट्राई करें खुद से कितना होगा। देखें इसमें अगर हम बात करें, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है समतल दर्पण की किरण अविलंब आपतित होती है। मान लें कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण, ठीक है, ये समतल दर्पण, इसमें कोई किरण ऐसे लंबवत इसी पर आपतित हो रही है, लंबवत ऐसे आपतित हो रही है, लंबवत ऐसे। जब लंबवत आपतित होती है, बेकार हो गया, थोड़ा सही करना इसको। ये एक समतल दर्पण, इसमें डालना पड़ेगा, एक समतल दर्पण है और इस पर किरण अविलंबवत ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे सीधे एकदम लंबवत ऐसे आपतित होती है। यानी आपतन कोण कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण हमसे पूछा था यहाँ पे, परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। एक अगर आपतित किरण यहाँ आएगी तो यहीं से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण हमेशा। और एक चीज और जानते हैं कि ये क्या होता है? आभासी होता है, आभासी एवं सीधा होता है। किससे? समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो बातें अगर हमको इसके गुण में पता है तो उसका हम आवर्धन को पता कर सकते हैं। इसका आवर्धन पता कर लें, m का जो मान है, अगर m का मान +1 होगा, किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। क्यों? क्योंकि m का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और m का मान जब 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। एक चीज ये भी दिख रहा है, और दूसरी चीज कि m का मान यहाँ पर क्या दिया है? पॉजिटिव। और जब m का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा। तो m का मान समतल दर्पण के लिए कितना होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए। कितना? m का मान हमेशा +1 होता है। तो समतल दर्पण से जो उत्पन्न आवर्धन है वो कितना होगा? +1 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, इस सारे क्वेश्चन को ट्राई करें और खुद से करें। और जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम बात करें, क्वेश्चन एक है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, एक क्वेश्चन है ये लास्ट यहाँ पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगी, क्या होती है? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी अनिश्चित। इस क्वेश्चन को आप खुद से बताएंगे, कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको खुद से बताएं, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन की एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण से 1 मीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु
लंबी वस्तु रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? इसमें ऑप्शन है 0.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.55 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.60 सेंटीमीटर। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं, इसका आंसर क्या होगा। हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लें, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम बात कर लें। यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, इस किरण से विचलन होगा, इसमें ऑप्शन है कितना विचलन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और डी है 120 डिग्री। कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण है, समतल दर्पण पे 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो इस किरण से जो विचलन होगा वो कितना होगा। अगर वो प्रकाश आएगी तो वहाँ से टकराएगी। थोड़ा बता दें कि विचलन का क्या मतलब है, कि कोई प्रकाश आती है, टकराती है, टकराने के बाद से वो जब परावर्तित होगी तो जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है उन दोनों के बीच का कोण क्या है, उसी को विचलन कहा जा रहा है। मतलब वो अपने जो जा रही थी अपने, जैसे कि मान लो ऐसे आई, यहाँ टकराई और इधर चली गई, तो यहाँ आके टकराई और इधर चली गई, ये आपतित है और ये परावर्तित है, तो ये है आपतित और यह है परावर्तित, तो ये ऐसे आई इधर चली गई, तो ये इसके बीच में जो कोण है उसी को विचलन कोण की बात करेंगे, कि अपने रास्ते से कितना विचलित हो गई है, तो ये विचलन होगा, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ बताएंगे। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तब तक इतना क्वेश्चन करें, और ये जो 3 क्वेश्चन दिया गया इन तीनों क्वेश्चन को बताएं और इसका आंसर कमेंट में बताएं कितना होगा। अब हम लोग इसके बाद से जब इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे लेंस की बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा दर्पण के प्रयोग क्या है, दर्पण के प्रयोग की बात कर लेंगे, फिर हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें अपना, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।